गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था द नेशनलिज्म इन यूरोप, कल एक इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी चैप्टर था और आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे और पहला जो टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम लोग एक एक चीज को लिखेंगे भी और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला डेफिनेशन आता है वो डेफिनेशन है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, कल हम लोगों ने अच्छे तरीके से बड़े डिटेल में जाकर के बात की थी कि राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना है क्या है, देश के प्रति हमारा क्या है, वो हम लोग सारे चीज पढ़े थे कल। और कल की क्लास थी, एक छोटे मोटे क्लास थी, इंट्रोडक्शन थी। आज चैप्टर को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे बेसिकली जो है नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आप लिखिए कि जो नेशनलिज्म होता है इट इज फीलिंग of political क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिखते भी जाइएगा। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन नहीं भी है तो समझिएगा ऑनलाइन है, और आप सभी अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, मजा आने वाला है आज। ठीक है, कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी the people of a country। देखिए आपकी ये डेफिनेशन हो गई। नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना क्या है, इट इज फीलिंग ऑफ political consciousness and unity the people of a country। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं, कैसी भावना तो बहुत तरह की होती है। आपके क्लास में कोई भावनाएं होगी, वो भावना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरी भावना है हमारी फीलिंग्स, हर्टली इमोशनली बात करते हैं। इमोशंस जो हमारे आते हैं वो इमोशंस, फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया कि राजनीतिक जो हमारी जागरूकता, कॉन्शियसनेस एक्टिव जो बोलते हैं कि जागरूक है वो, तो कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी द पीपल ऑफ कंट्री। हमारे देश के कोई भी देश के प्रति जो देश के अंदर जो यूनिटी होती है, लोगों के बीच यूनिटी होती है, उस यूनिटी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ समझा देते हैं, समझाने के बाद बोर्ड पे लिखेंगे, फिर आप लोग अच्छे से उसको आप लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखता है कि स्टार्टेड इन 1789 वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन नेशनलिज्म इन यूरोप। या हम लोग यह भी कह सकते हैं कि नेशनलिज्म का जो सबसे पहला एक्सप्रेशन स्टार्ट कहां से हुआ था, तो आपको मैंने बताया वो था कि 14 जुलाई 1789। ये जो डेट है आप डेट याद रखिए, वो कोई बड़ा डेट नहीं है, छोटा मोटा डेट है।
14 जुलाई 1789 को नेशनल जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, इसकी पृष्ठभूमि यहीं से स्टार्ट होती है। तो लिखता है कि सबसे पहले लिखता है कि इसके गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फिर से बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम आपको डिटेल में लेके थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन फ्लैशबैक में ले जाएंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे पहला, ध्यान से समझिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे पहला एक्सप्रेशन दैट मीन्स की सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट कहां से होती है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कैपिटल सिटी, इसको ऐसे समझिए, लिखना नहीं है इसको, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। आप लोगों को पता है कि फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है, वो फ्रांस की कैपिटल सिटी, फ्रांस एक कंट्री है और फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस पड़ता है। कभी आपको जियोग्राफी में सवाल करता है कि जो हमारा फ्रांस है या फ्रांस में जो पेरिस है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के बैंक पे फ्रांस या पेरिस बसा हुआ है। तो ऐसे नॉर्मली याद रखिए कि पेरिस का सीन देखो, यानी कि सीन नदी का, रिवर का नाम है सीन रिवर है और उसी रिवर के किनारे पेरिस बसा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई तो इसके पीछे क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ भाई। तो आपने पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा कि भाई, कल भी मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि अचानक एक र्यूमर फैला, कहां, फ्रांस में, फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है पेरिस में एक र्यूमर फैला कि राजा के द्वारा, वहां के जो राजा थे, वहां के जो किंग थे, उसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16 ने ऐसा एक कोई ऑर्डर दे दिया है कि लोगों के ऊपर डायरेक्ट अंधाधुंध फायर कीजिए, लोगों को किल कीजिए, मर्डर कीजिए, मास मर्डर यूज बड़े मात्रा में लोगों का मर्डर किया जाए, मास मर्डर किया जाए। और इस पे जब ये लोगों के बीच ये मैसेज फैला तो लोगों ने बिना सोचे समझे ऑलमोस्ट 7000 जो मेन एंड वुमेन गैदर हुआ और सिटी हॉल में गैदर हुआ और उन लोगों ने जो भी उस समय की जो गवर्नमेंट थी या फिर लुई 16 का जो भी बिल्डिंग्स था, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स था, जो भी चीजें थी, वो सारी चीज को तोड़ताड़ करना स्टार्ट किया, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, डेमोलिश करना स्टार्ट किया। और इसके बाद जो है उसके बहुत सारे बिल्डिंग्स को तोड़ करके उसको सरेआम मार्केट में बेच दिया गया। और साथ ही साथ वहां के एक जेल था, पेरिस में एक जेल था, उस जेल का आपने नाम पढ़ा भी होगा, बास्तिल एक जेल का नाम है, उसमें बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे। उसको वो लोगों ने क्या किया, वहां से उसको छीन लिया, उससे वहां से उठा लिया और उसके अंदर जो भी प्रिजनर थे, जो उसके अंदर बोल सकते हैं कि जो जेल के अंदर जो लोग कैद किए हुए कैदी लोग थे, उसको छुड़ा लिया गया। उसमें मात्र 7 लोग ही थे, 7 आदमी थे, उसको छुड़ा लिया गया और जो जेलर था उसको भी उसी समय वहीं पे किल कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। तो फ्रांस में जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, फ्रांस की जो क्रांति स्टार्ट हुई, तो इसके कारण क्या थे, क्या रीजन थे कि फ्रांस में क्रांति आई, क्या रीजन थे कि लोगों ने इतनी बड़ी प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो इसके पीछे एक ही काउज था कि उस समय तत्काल जो फ्रांस था, फ्रांस के जो गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ था, क्योंकि जो वहां पे प्राइस ऑफ ब्रेड वो इंक्रीज हो चुका था। प्राइस ऑफ ब्रेड का मतलब क्या, रोटी का दाम बढ़ गया? जी नहीं, रोटी का दाम का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोग थे, प्रोडक्शन कौन करेगा? किसान, फार्मर, पीजेंट्स, तो उन पे एक भारी मात्रा में टैक्स
डाल दिया कि नहीं, आपको भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्स देना होगा। साथ ही साथ जब टैक्स हम प्रोडक्शन, मान लीजिए मैं ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मैं ही टैक्स दूँ तो भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। और इस तरह से लोगों ने अपने जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो मोनार्की थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। और इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बताते हैं और लिखते भी हैं हर एक चीज। ये लिख लिया हूँ ऊपर का, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बारे में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। स्टार्टेड इन 14th जुलाई 1789, ठीक है। which is the first expression of nationalism in Europe. पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा फ्रेंच पीपल demanded abolition of monarchy system and establishment of democracy, ठीक है। चलिए इसको समझिए, फिर आगे लिखेंगे हम लोग। ये तो आपको पता चल गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा मोटिव था, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उनके डिमांड, लोगों का डिमांड क्या था। तो लोगों की एक ही डिमांड थी, फ्रेंच पीपल डिमांडेड एबोलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम। उस समय जो वहां पे राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, बोला लुईस 16 को हटाओ और उसके जगह पे डेमोक्रेसी लाओ। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पे लोगों का ध्यान रखा जाता है, लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है, उनकी बेसिक नीड्स है, उनके बारे में सोचा जाता है। इसीलिए लोग डिमांड कर रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू डिमांड कर रहे थे कि भाई जो राजा है उसको हटाया जाए, निरंकुश शासन को हटाया जाए और उसके जगह पे डेमोक्रेसी लाया जाए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि स्टेप, यहां लिखा हुआ एक है स्टेप, अगला पॉइंट होगा स्टेप टेकन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये क्या चीज है, आप ये पढ़ लीजिए कि भाई हाँ डेमोक्रेसी लाई जाए, एबोलिशन, राइट, एबोलिशन दैट मीन्स उसको हटाया जाए, एबोलिश किया जाए,
डेमोलिश किया जाए, एबॉलिश, डेमोलिश सेम वर्ड है, डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है। तो स्टेप टेकन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया तो कौन कौन से स्टेप लिए गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन कौन से कदम उठाया गया। तो सबसे जो पहला कदम था वह था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। पहला फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जो राजा का जो दरबार हुआ करता था, रॉयल जो स्टेट हुआ करता था, उसको पूरा हटा करके वहां पे नेशनल असेंबली लाया जाए, यानी लोगों की असेंबली जो होती है जहां बहुत सारे लीडर्स बैठ करके देश के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वही फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली की स्थापना किया जाए। और साथ ही साथ फ्रेंच वाज made the official language। आपको एक चीज और बता दें, इसको समझिए पहले कि नेशनल असेंबली को फॉर्मेशन किया जाए और जो राजा का जो असेंबली हुआ करता था, जो राजा की अपनी दरबार हुआ करता था, कोर्ट लगाता था, उसको हटा दिया जाए क्योंकि वहां जनता का वह काम नहीं है, और उसकी जगह पे नेशनल असेंबली लाया जाए। और तीसरा जो है आपका कि फ्रेंच वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहली बात कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या था, हम आपको बताए थे कि फ्रेंच, आज जो हम लोग यूरोप को जिस तरीके से देख रहे हैं, आज यूरोप में अलग अलग कंट्री है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है ना, मॉस्को है, रूस है, सेवरल कंट्रीज है। बट दैट टाइम जो था, उस समय जो था, फ्रांस में कंट्री बोल के कुछ नहीं था, सारे अलग अलग छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे राज्य में टुकड़ों में बटा हुआ था। और उन टुकड़ों पर कहने का मतलब उन क्षेत्रों पर, छोटे छोटे क्षेत्र पे कोई ना कोई किंग हुआ करता था, कोई ना कोई राजा हुआ करता, मोनार्की हुआ करता था और वो रूल करता था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या था, उन सारे क्षेत्रों में अलग अलग भाषा भी बोला जाता था, अलग क्षेत्र, कंट्री एक ही है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, और लोगों की सोच अलग है, अलग अलग गवर्नमेंट है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिमांड ये किया गया कि भैया पूरे कंट्री में, जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के बारे में सोचिए थोड़ा सा, क्या इंडिया में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, बिहार में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं बेसिकली, या बिहार के कोई गांव में जाएंगे, जैसे छपरा में जाएंगे, आरा में जाएंगे, तो बोल अब क्या बोलते हैं, छपरा वाला बोलेगा कि नहीं हिंदी नहीं चलेगा, हिंदी नहीं बोल सकते। और अगर उठ के आप पटना चले गए ना, तो हमें भी ठेठिए बोले पड़ी, हिंदी नहीं क्यों चली, ये भी नहीं होना चाहिए। हम इंडिया के किसी कोने में जाए वहां हिंदी जरूर बोल सकते हैं। हमको इंग्लिश नहीं आती, तमिल नहीं आती, लेकिन हिंदी तो आती है, और हिंदी को अप्रूवल देना होगा, हरी झंडी देना होगा कि हिंदी आप बोल सकते हैं, सर्वमान्य है। लेकिन उस समय फ्रेंच में ये स्थिति नहीं थी। आपको वो जो क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, या वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो या बोल सकते मोनार्की था, वो जो भाषा आपको दिया है यही बोलना होगा, इतने भाषा बोलना होगा, इतना ही भाषा बोलना होगा। तो ये चीजें हटा दिया गया, बोला कि पूरे फ्रांस में एक ही लैंग्वेज चलेगा, और वो लैंग्वेज कौन होगा, फ्रेंच लैंग्वेज। और कैसा लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक वर्ड आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी भी कंट्री का, याद रखिए, कुछ कंट्री छोड़ के, इस्लामिक कंट्री बहुत सारा है, उसको छोड़ के बात करेंगे तो किसी भी कंट्री का अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं होता है, ये याद रखिए। नेशनल लैंग्वेज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा भारत का नेशनल लैंग्वेज को क्या है, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया,
आपका सर चकराएगा। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि सर हिंदी है, बहुत बोला नहीं सर उर्दू है, बहुत बोला नहीं सर बंगाली है। कुछ नहीं है, भारत का नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो क्या है, भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन, एक दो तीसरा नंबर में बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का ये लोगों का जो डिमांड था, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में लोगों के लिए जो स्टेप लिया गया, जो स्टेप लिया गया कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या डिमांड था लोगों में, कि ये था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सबको पता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा आपने। मेरा टॉपिक नहीं उस चीज को पढ़ा, लेकिन एक यूनिफॉर्म क्या होता है बेसिकली, कि जब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कांस्टेंट स्पीड, तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का पहनावा, ये ड्रेस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, इक्वलिटी मतलब एक समान कानून की व्यवस्था की जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा। इस बार भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वर द तो बोल सकते हैं कि what were the क्या बोलेंगे स्टेप टेकन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दो मार्क्स का होगा, या बोल देगा राइट टू डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय कोई दो स्टेप बताइए जो उस समय लोगों ने लिया, वहां की जनता ने लिया, वहां की, या इस क्वेश्चन को थोड़ा मूव कर दे तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि What was the demand of French Revolution? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डिमांड क्या थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों की क्या डिमांड थी। तो ये आप ये भी लिखोगे तो ये वो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और एक आता है आपका एवोल्यूशन, 4 नंबर में लिखेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल, या इसको बोल सकते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटी। अब बोलो इसे कस्टम ड्यूटी, सबको समझ में आती होगी। ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी सबको समझ में नहीं आती होगी। कस्टम का मतलब होता है, कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब आप अपने देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स, कोई भी प्रोडक्शंस, कोई भी सामान खरीद कर, जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो है क्या बोलते हैं कि आप जैसे पंजाब लेते हैं, जैसे आप पंजाब से कोई सामान, कोई जैसे गुड्स है, कोई चीज है, या कोई खाने पीने की सामान है, कोई भी चीज है, आप वहां से परचेज करके ह्यूज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में 4-5 गाड़ी लेकर के उसमें भर करके वहां से परचेज करके जब आप अपने स्टेट में आते हैं, तो आपको अपने स्टेट में आने के लिए पंजाब क्रॉस करना होगा, हरियाणा को क्रॉस करना होगा, दिल्ली को क्रॉस करना होगा, उत्तर प्रदेश को क्रॉस करना होगा, और उसके बाद बिहार आना होगा। तो 3-4 स्टेट तो क्रॉस कर रहे हैं आप। तो वहां की जो गवर्नमेंट है, या पंजाब की गवर्नमेंट, या फिर हरियाणा की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, फिर आपका उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ये आपको है चौक से बना हुआ है, और वहां पे आपको जिसको बैरियर बोलते हैं, जिसको बैरियर टैक्स भी बोल सकते हैं हम, बैरियर टैक्स, वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट्स, वहां से जो सामान आप ला रहे हैं, तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, आपको वहां से सामान लाने के लिए, क्योंकि आप स्टेट से गुजर के होते हुए आ रहे हैं, वहां पे एक टैक्स इम्पोज कर देता है, आपके ऊपर टैक्स लगा दे, भैया ये टैक्स आप दोगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बोला गया कि फ्रांस में कहीं भी चले जाएं, ये जो है इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दिया जाए।
अपने देश में क्यों टैक्स लगेगा भैया? हम कहीं से सामान लाए, हम अपने देश से सामान खरीदेंगे, अपने देश में हमको टैक्स लगेगा। एक अच्छी बात है। तो कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया, खत्म। 20 मिनट तो हो ही गया है, इसलिए पॉइंट खत्म। तो तरीके से इसमें 20 मिनट में क्या कर झंडा गाड़ोगे?